Hello and welcome to the online classes organized by and available on only on CL Public School Narnaul. My dear students and fellows, all of those who are watching this video, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और उसके बाद 7th, 8th, 9th हम लोग जूम मीटिंग्स में कर चुके हैं. 10th, 11th, 12th, 13 क्वेश्चन भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके तो आप अगर वीडियो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग अगर कर चुके हैं तो वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में देखिए. आपके लिए भी फनी एक्सपीरियंस होगा और आपका टाइम भी सेव होगा. चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 4th को ट्राई करते हैं. देखो इसको करने का तरीका हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -6 और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर उस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी -11/2 a2 - a1. सो माइनस ऑफ -6 a2 -a1. अच्छा क्वेश्चन क्या है ये मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ. ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं और एनसीईआरटी बुक आपको हमेशा अपने साथ में रखनी है. तो देखिए एनसीईआरटी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4th है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन. दिस इज एन एपी और इस एपी में कोई n टर्म्स का सम उसने फाइंड आउट किया और उस सम की वैल्यू आई -25. अब हमारा काम ये है कि हमको ये बताना है कि ये n की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस एपी में कितनी टर्म्स हम अगर लेंगे तो उनका सम आएगा -25. ऑलराइट तो बाजू ये ढीली है इसलिए मैं फोल्ड कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स को बिल्कुल बाजू फोल्ड नहीं करनी है. दीज आर बैड मैनर्स. आपको बाजू पूरी लेंथ तक रखनी है. सो a इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी आ गई -11/2 + 6 एंड दैट इज इक्वल टू +1/2. नाउ पुट करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a plus n minus 1 into d. So this is equal to और इसकी वैल्यू हमको गिवन है -25. वैल्यूज पुट कर देते हैं a और d की. So n into 2 into a 2a that is -12 plus n minus 1 into डिफरेंस d की वैल्यू 1/2 तो यहाँ पर आ गया अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू -50. ये 2 उधर जाके -25 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -50 आ गया. सो दिस इंप्लाइज दैट n इंटू -24 -1 तो हो गया 25. सो n -25 एंड दैट इज इक्वल टू -100. n इंटू n -25 दैट इज इक्वल टू -100. ओके अब देखो वैसे तो यहां से अगर हम चेक करें, अगर n की वैल्यू यहां पर हम 5 पुट कर दें, आप देखिए अगर यहां पर हम n की वैल्यू 5 पुट कर दें तो क्या होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 -25 दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई -20 इज इक्वल टू -100. इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ऐसा ही करना. जैसे मान लीजिए अगर यहां तक आपने इक्वेशन को सोल्व कर लिया है और n इंटू n-25 की वैल्यू आ रही है -100 तो यहां पर ही आप ऑप्शंस को पुट कराकर देख लीजिए. ऑप्शंस में एक ऑप्शन कहीं पर 5 दिया होगा. जैसे ही आपने इसमें 5 पुट कराया 5 इंटू -20 और उसकी वैल्यू आ रही है -100 तो यहीं से ही आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा. पर चलिए अगर मान लो हम कन्वेंशनल एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हमको ये अप्रोच नहीं लगानी तो हम इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीटली सॉल्व करके देखेंगे. हालांकि मुझे देखते ही फटाफट आंसर इसका दिखाई दे रहा है. एक तो n की वैल्यू आ गई 5 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 20. n इज इक्वल टू 5 या फिर n इज इक्वल टू 20 दो वैल्यूज यहां पर आ रही है. n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20 देखो साफ दिखाई दे रहा है. हमने यहां पर कंपेयर करके ही फाइंड आउट कर लिया. तो चलिए अब हम क्या काम करते हैं कि इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं. सो n² - 25n प्लस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनी. यहां से भी साफ दिखाई दे रहा है. सो दिस इंप्लाइज दैट n² - 20n - 5n प्लस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 0. n². आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा. मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूं. ये देखिए क्वाड्रेटिक बन रही है n² - 20n - 5n प्लस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 0. इसको यहां से आप सोल्व कर लेंगे तो n की दो वैल्यूज आई. या तो n5 हो सकता है या फिर n20 हो सकता है. अब n की दो वैल्यूज आ रही है और दोनों ही इंटीजर आ रही है. तो
दोनों ही हमको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम 5 को ले लेंगे और 20 को छोड़ देंगे, या 20 को ले लेंगे और 5 को छोड़ देंगे। दोनों ही वैल्यूज इंटीजर आ रही हैं तो, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों वैल्यूज हमको लेनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि दो वैल्यूज क्यों आ रही है। तो देखिए ये ऐसा हो रहा है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि -4 -3 -2 कोमा लगता जा रहा है, -1 0 1 2 3 and 4 and 5 and so on। और मैं आपसे बोलता हूं कि इस एपी में कितनी टर्म्स का सम -7 मिलेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव द सम -7। तो देखो अगर मैं यहां पर दो टर्म्स ले लूं, -4 -3, अगर मैं केवल दो ही टर्म्स लूं तो सम हमको -7 मिल जाएगा। एपी है ये, कॉमन डिफरेंस +1, फर्स्ट टर्म -4, दो टर्म्स अगर हम ले लेंगे तो हमको सम मिल जाएगा -7। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, Sn is equal to -7 then n is equal to what? Sn की वैल्यू -7 है तो n की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो अगर मैं इसमें केवल ये दो टर्म्स ले लूं -4 और -3 तो हमको -7 सम मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के अलावा ये 5 टर्म्स और भी ऐड कर दूं इसमें, तो इन पांचों टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। -2 से +2 कटा, +1 से -1 कटा, 0 तो 0 ही है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहां पर 2 रखूं या फिर n की वैल्यू 7 रखूं, 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू 2 रखूं या फिर n की वैल्यू 7 रखूं, दोनों ही केसेस में इस AP का सम मुझे मिल रहा है -7। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ n, क्योंकि वो इस तरह से AP फॉर्म हो रहा है। सेम सिचुएशन इसी में है। इसमें हम 25 टर्म्स लिख नहीं पाएंगे अभी, तो समझने के लिए आप इसको लिख लीजिए। इस एपी में भी सेम ऐसी ही सिचुएशन हो रही है, इसलिए हमको n की दो वैल्यूज मिल रही है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ, स्पेशली कोई पॉजिटिव कमेंट अगर लिखा होता है तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ वीडियो में अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो भी बताइए, ताकि मैं इंप्रूवमेंट ला सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है pth term of an AP, pth term of an AP is equal to 1 by Q, qth term of the same AP is equal to 1 by P। pth term 1 by Q है, qth term 1 by P है, तो S PQ फाइंड आउट करना है, यानी कि P मल्टीप्लाइड बाई Q टर्म्स का सम कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में दो इक्वेशंस बना लीजिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में इक्वेशंस बनाकर उनकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां पर फाइंड आउट करते हैं, AP इज इक्वल टू Q, सो AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू 1 बाई Q। AQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू 1 बाई P। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, A से A कैंसिल हो जाएगा, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 टाइम्स ऑफ D, दैट इज इक्वल टू 1 बाई Q माइनस 1 बाई P। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, P माइनस Q अपॉन PQ। P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू यहां से आ गई। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 1 बाई PQ। नाउ D की ये वैल्यू 1 बाई PQ हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहां से हमको A की वैल्यू भी मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट A प्लस P माइनस 1 अपॉन PQ इज इक्वल टू 1 बाई Q। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखना, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो A की वैल्यू भी यहां से आपको मिलेगी 1 बाई PQ। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, और यहां से आपको A की वैल्यू भी 1 बाई PQ मिलेगी, D की वैल्यू भी 1 बाई PQ मिलेगी। इसको आप सोल्व कर लेना। आज ही हमने जूम मीटिंग में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है।
मतलब प्रीवियस मीटिंग में। नाउ एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस एन यहां पर पी क्यू है, सो प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू है एस पी क्यू की। तो इस वैल्यू को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, 1 मिनट रुकिए आप बस। एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू है, डी की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू है, यहां पर पुट करा देते हैं। 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू एलसीएम आ गया और वो एलसीएम आगे बाहर वाली टर्म से कैंसिल हो गया, बाहर पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, तो बाहर बचा केवल 1/2 और अंदर बचा पी क्यू प्लस 1। तो यही वैल्यू है एस पी क्यू की जो हमको फाइंड आउट करना था। एनसीईआरटी बुक में एक्चुअली इसको प्रूव करने बोला था उसने कि इसको आप प्रूव करके बताइए कि वैल्यू इतनी आएगी। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। 25, 22, 19 एंड सो ऑन, दिस इज एन एपी। और इस एपी में कुछ एन टर्म्स लिए हैं और उन एन टर्म्स का सम आया 116। एन टर्म्स लिए और एन टर्म्स का सम कितना आया 116। एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि कितनी टर्म्स का सम 116 आएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। ए की वैल्यू यहां पर है 25 और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है -3, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये क्वेश्चन है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और उसकी वैल्यू हमको गिवन है 116। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, क्वेश्चन में शायद उसने ये पूछा था कि लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, कि भाई क्वेश्चन में लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास n की वैल्यू मिल जाती है तो लास्ट टर्म हम अपने आप फाइंड आउट कर पाएंगे। और आई होप आप वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में देख रहे होंगे टाइम बचाने के लिए। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट n/2 इंटू 2a यानी कि 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब -3 एंड दैट इज इक्वल टू 116। तो इस 2 को अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 232। 2 को उधर मल्टीप्लाई करा दिया, ये ऐसे बन गया। सो दिस इंप्लाइज दैट n मल्टीप्लाइड बाई -3n -3 प्लस 53 दैट इज इक्वल टू 232। तो यहाँ पर देखने से डायरेक्ट मुझे पता नहीं चल रहा कि n की वैल्यू हम क्या पुट कराएं, तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। सो -3n² प्लस 53n minus 232 and that is equal to 0, and this implies that 3n square minus 53n plus 232 and that is equal to 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाए जिसमें कोफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े हों और साफ देखते ही पता नहीं चल रहा कि फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर इतना छोड़ के इतनी जगह उसमें छोड़ देना और नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो ऑप्शंस पुट करा के देख लेना, लेकिन अगर क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो इसके बाद आप टाइम वेस्ट मत करना, इसको छोड़ देना, अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। फिर जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में जब आपके पास 10 मिनट बचे हों, 5 मिनट बचे हों, 20 मिनट बचे हों, जब आप पेपर रीचेक कर रहे होते हैं, तो आप तसल्ली से बैठ के इस क्वाड्रेटिक के ऊपर मनन कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। 53 का स्क्वायर बनेगा। तो अभी के अभी आप वो टाइम वेस्ट मत करिए,
आप एग्जाम में इसको यहाँ करके इतनी जगह छोड़ के अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। फिर जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन पर आना और इसको आगे सॉल्व करना। हाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी मेरे को यही काम है कि यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ करने की। सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 232। सो 3 इंटू 232 की वैल्यू आ गई 696। 696 देखने में ही पता चल रहा है कि नंबर 24 से डिविजिबल है। ओके, चलिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 53। प्रोडक्ट सॉरी, दो नंबर से उनका सम आना चाहिए 53 माइनस 53। एक्चुअली सम आना चाहिए माइनस 53। यहां पर प्लस साइन है, मतलब दोनों के दोनों सेम साइन के, यानी दो नेगेटिव नंबर्स हैं जिनका सम तो आएगा माइनस 53, प्रोडक्ट आएगा 696। तो देखिए सबसे पहले 25 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 25 करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 625। 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 625। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 की वैल्यू आती है 624। 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 इज इक्वल टू 624। ओके, नाउ और ये बात भी क्लियर है कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 600। चलो ये भी मैं लिख देता हूं। 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 की वैल्यू आती है 600। 24 इंटू 25 की वैल्यू कितनी आती है 600, और 24 इंटू 26 की वैल्यू आती है 624। तो यहां देखो 624, 48, 72, 96। 24 इंटू 29 अगर मैं करूंगा तो वहां से मुझे 696 मिल जाएगा, और 24 प्लस 29 अगर दोनों को ऐड भी करूं तो मुझे 53 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स हो गए 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम n की वैल्यू सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो n की एक वैल्यू तो 8 आ रही है। यहां पे अगर इसके हम फैक्टर्स बनाएं 3n इंटू n माइनस 8, और अच्छा यहां पर भी एक n है माइनस 29, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है यहां से भी आना चाहिए n माइनस 8, और ये बना 3n माइनस 29 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू या तो 29/3 या फिर n होना चाहिए 8। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इरेशनल नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इक्वल टू 29/3। सो 29/3 को यहाँ से हम इग्नोर कर देंगे और n की वैल्यू सीधी आ जाएगी 8। ओके, ठीक है भाई। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप 29/3 को इग्नोर कर देंगे और 8 को टिक कर देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको करने का इतना लंबा तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना ठीक नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको क्या करना होता है, लिमिटेड टाइम होता है, कुछ भी करके आंसर मैच करना होता है। तो देखो वहां पर ऑप्शंस क्या दिए होंगे 7, 8, 9, 10। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इस तरह से ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। सम देखो कितना छोटा सा है 116। पहली टर्म ही हो गई 25, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 25, और सम पूछा हुआ है 116। तो यानी कि इसको करीब करीब 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता, लेकिन अभी यहाँ पर डिक्रीजिंग टर्म्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जूम मीटिंग में हम क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्लास में इस वीडियो में जो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। 7, 8, 9 हम जूम मीटिंग में अच्छे से डिटेल से कर चुके हैं। आपको जूम मीटिंग में जरूर आना चाहिए। चलिए भाई, तो देखते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको करने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इतना लंबा तो करना ठीक नहीं रहेगा। देखो मान लो कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा दिखाई दिया और इसमें ऑप्शंस ऐसे लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10।
तो आप अगर अपनी मम्मी के साथ कई बार सब्जी लेने गए होंगे तो 25, 22, 19 इस तरह के आपने आलू भिंडी के दाम अक्सर जोड़ के देखे होंगे। तो एडिशन करना आसान है। 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 10, 25, 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4। एक बार इन टर्म्स को हम ऐड करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 5 and 2 7। अब ये काम करने में स्पेशली कॉमर्स वाले लोग माहिर होंगे। कॉमर्स वाले लोग ये काम करने में माहिर होंगे और खास तौर से वो लोग माहिर होंगे जो अपनी मम्मी के लिए कभी सब्जी लेने गए होंगे। तो एडिशन करना है, आलू भिंडी के दाम से जोड़ना है। तो देखो ये एडिशन करना बड़ा आसान है। जैसे ही आप इन टर्म्स को ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स का सम आपको 116 डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको ऐड करके ही देख लो। तो 5 and 2 हो गया 7, 7 और 9 हो गया 7 और 9 की 9 16, 16 6 22, 22 और 3 25, 25 और 7 32, 32 और 4 32 और 4 देखो कितना हो गया 36 हो गया। 32 और 4 36 हो गया, 6 इधर आ गया और 3 कैरी में चला गया। अब आप ये देखो कि मैं इसके साथ एक और 1 नहीं ऐड करूंगा, एक और 1 ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पर 37 हो जाएगा। हमको चाहिए 116, तो ये 1 को आप छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 8 and 3 11। एग्जाम में ये क्वेश्चन 30 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 10 तक हो गया था, 10th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th में बोलता है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इन एन AP। sum of p terms is equal to sum of q terms, then find out the sum of p plus q terms। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 आता है। आप ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 आता है। और क्यों आता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। p टर्म्स का सम लो या फिर q टर्म्स का सम लो बराबर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, AP पता है किस तरह से बन रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। AP कुछ ऐसा बन रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, कोमा कोमा लगाते जाओ यहाँ पर। और अब इसके कहने का मतलब है कि शुरू की p टर्म्स का सम, शुरू की p टर्म्स का सम शुरू की q टर्म्स के सम के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि ये जो p से q के बीच की जो टर्म्स थी वो कैंसिल होकर 0 हो गई। p से q के बीच की टर्म कैंसिल होकर 0 हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर p की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, यानी कि -4 -3 -2 -4 -3 -2 दैट इज इक्वल टू -9 -7 and 2 -9 -4 -3 -2 -9। और यही सम आ रहा है शुरू की q टर्म्स का। तो q की वैल्यू कितनी होगी, अब इसमें मैं ये 3 टर्म्स और ऐड कर दूं, -1 ऐड कर दूं, 0 ऐड कर दूं और +1 ऐड कर दूं। अगर इसमें ये तीनों टर्म्स स्टूडेंट्स हम ऐड कर दें तो देखो सम हमारा केवल दोबारा से -9 ही आएगा। यानी कि अगर p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लिखोगे 0। कई बार वो ऐसे बोलता है कि भाई 4 टर्म्स का सम 9 टर्म्स के इक्वल आ रहा है, तो सम ऑफ 13 टर्म्स बताइए, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर देखते ही लिखोगे 0। मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 0 क्यों आ रहा है। तो देखो -4 -3 -2 -1 0 1, अगर इसमें हम ये 3 टर्म्स और ऐड कर देंगे तो इन 3 टर्म्स का तो सम 0 है। तो हमने q अगर 6 तक लिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्टार्टिंग की q टर्म्स का सम भी -9 आ रहा है। दिस सम इज ऑल्सो इक्वल टू -9। अब हमको बताना क्या है, sp plus q।
सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स हमको बताना है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 9 टर्म्स हमको, सॉरी 6, हाँ ठीक है, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 टर्म्स का सम हमको बताना है। तो ये जो 9 टर्म्स होगी एक्चुअली वो पिछली टर्म्स को कैंसिल करती चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये 3 टर्म्स अपने आप को कैंसिल कर रही थी, ऐसे ही ये जो नेक्स्ट p टर्म्स होंगी, मैंने बोला p टर्म्स, ये टर्म्स कितनी टर्म्स है, q माइनस p, 3 टर्म्स q माइनस p, q माइनस p टर्म्स अपने आप को कैंसिल करके 0 बना रही थी। अगली p टर्म्स, नेक्स्ट p टर्म्स, यहां तक q टर्म्स हो गई, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स शुरू की 3 टर्म्स को कैंसिल करके सम को 0 बना देंगे। दैट इज वाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आंसर आएगा उसमें 0। चलिए, तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया और हमको इसमें कोई बहुत ज़्यादा आंसर याद नहीं रह रहा कि भाई 0 आ रहा था या 1 आ रहा था, -1 आ रहा था, और हम इसको एक प्रॉपर तरीके के साथ सोल्व करके देखना चाहते हैं कि भाई आंसर कितना आएगा, तो वो मैं अभी करके देख देता हूँ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। p टर्म्स का सम q टर्म्स के इक्वल आ रहा है और p टर्म्स का सम कितना होता है, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। q टर्म्स के सम के इक्वल आ रहा है, तो q को मैं इसके इक्वली पुट कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये है sq, दैट इज इक्वल टू sq। sp इज इक्वल टू sq क्वेश्चन में ही हमको गिवन है। अब देखो जो भी है हमारे पास ये इक्वेशन ही है, इस इक्वेशन के अलावा इस एपी में हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2ab प्लस p स्क्वायर डी माइनस pd इज इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस qd, ऐसे आ गया। नाउ उसको इधर ले आते हैं, तो 2a कॉमन आ गया, p माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो p माइनस क्यू एक यहाँ से कॉमन आया, एक यहाँ से कॉमन आया और एक यहाँ से कॉमन आया। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू डी माइनस टाइम्स ऑफ p minus q into d, and that is equal to 0. So this implies that p minus q multiplied by 2a plus p plus q into d minus 1 into d, that is equal to 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ से या तो p minus q इक्वल टू 0 होगा या फिर ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो अगर p माइनस क्यू को 0 होना है तो इसका मतलब p की वैल्यू q के इक्वल लिखी हुई है। अगर p इक्वल टू q हो गया तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स वेयर p इक्वल टू 2 वेयर p इक्वल टू q, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। तो इस एपी में कोई स्पेशल बात है ही नहीं इसका मतलब, तो ये 0 नहीं हो सकता पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। उसने बोला हुआ भी होगा p एंड q आर डिफरेंट। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से समझ लो एस पी प्लस क्यू 0 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो अगर ये क्वांटिटी 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्वांटिटी 0 है, अगर ये 0 है तो एस पी प्लस क्यू 0 है। ऑलराइट, तो चलिए अभी मैं थोड़ा मेरा सांस सुन रहा है, मैं बची हुई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये तीनों क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड और डाउट्स हो तो पूछ लेना।